और आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ। देश के प्रधानमंत्री विदेश में, पूरे देश को खुशी थी, गर्व था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितना सम्मान मिल रहा है। मोदी जिनपिंग से मिले लेकिन और विरोधी जल उठे, विरोधियों को पची नहीं ये मुलाकात। ये जो तस्वीरें कल मैंने आपको दिखाई थी प्रधानमंत्री और जिनपिंग के बीच, ये 8 सेकंड की मुलाकात। प्रधानमंत्री और जिनपिंग 8 सेकंड मिले, एक दूसरे से हाथ मिलाया क्योंकि डिनर था। यहां मुलाकात हुई। जब आप विदेश में जाते, एक ऐसा सम्मेलन हो जहां वैश्विक संगठन का सम्मेलन जिसमें दुनिया के देश शामिल होते हैं, तो ऐसी मुलाकातें होती हैं। लेकिन बहुत से लोगों के गले नहीं उतर रही हैं, अच्छा नहीं लग रहा उन्हें कि मोदी और जिनपिंग क्यों मिले। जरा रिपोर्ट देखिए। मोदी की इन तस्वीरों को दुनिया ने देखा। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से लेकर ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक तक और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से लेकर जर्मन चांसलर ओलाफ तक, दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्षों ने मोदी से मुलाकात की, उनकी तारीफ की, हिंदुस्तान का गुणगान किया और भारत की सोच, उसकी ताकत, उसकी कूटनीति का लोहा माना। लेकिन ये तस्वीरें हिंदुस्तान के विपक्षी दलों को अखर गई। G20 के मंच पर मोदी का इतना सम्मान वो पचा नहीं पाए। विदेशी जमीन पर देसी प्रधानमंत्री की इतनी आवभगत का स्वागत किया जाना चाहिए था, लेकिन विपक्ष ने उन्हें निशाने पर लेना शुरू कर दिया। आखिर क्यों? पहले इन तस्वीरों को देखिए। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान बाली में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने राष्ट्राध्यक्षों के सम्मान में डिनर का आयोजन किया था। इस डिनर में मोदी बैठे थे कि तभी अचानक पीछे से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहुंच गए। जिनपिंग के पास पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी अपनी कुर्सी से उठे और उनका अभिवादन किया। दोनों ने हाथ मिलाए, जो कि एक सामान्य शिष्टाचार होता है। इस दौरान मोदी उन्हें कुछ समझाते भी नजर आए और जिनपिंग की पत्नी मिसेस जिनपिंग मुस्कुराती हुई सब सुनती रही। लेकिन इसी तस्वीर को देश के विरोधी विपक्षी दलों ने सियासी रंग देने की कोशिश की। ये साबित करने की कोशिश की कि मोदी ने जिनपिंग के सामने हथियार डाल दिए। अब इन दलों को कौन बताए कि जिस शिखर सम्मेलन में कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष पास आ जाए, उससे कोई कैसे न मिले, कैसे न बात करे। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि देश में किस तरह की प्रतिक्रिया हुई है। वो विरोधी, वो विपक्षी दल जिन्हें तस्वीरें अच्छी नहीं लगी, वो क्या लिख रहे हैं। पिलर ग्राफिक से कम फास्ट देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं कि आखिर सबसे पहले कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई ने लिखा, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात में भारतीय भूभाग पर कब्जे के खिलाफ भारत की चुप्पी एक तरह से सरेंडर के समान है। उन्होंने यूक्रेन युद्ध का तो जिक्र किया, लेकिन चीन की हरकतों पर चुप्पी साध ली। उदित राज कांग्रेस के नेता लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी G20 समिट इंडोनेशिया में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले। अब उस पल का इंतजार है कि कब लाल लाल आंखें दिखाएंगे। ओवैसी ने लिखा, साहब ने लाल आंखें नहीं दिखाई, दुनिया ने वीडियो में देखा है कि किसने जाकर शी जिनपिंग से मुलाकात की है और उन्हें बधाई दी है। नरेंद्र मोदी ने इस मुलाकात के बारे में ट्वीट किया। ट्वीट करना चाहिए, ओवैसी ने लिखा। एन श्रीनिवास ने लिखा, उठानी आवाज थी, खुद उठ चले आए, दिखानी लाल आंख थी, कुर्ता दिखाया है। 19 सेकंड्स में मोदी जी की कथनी और करनी। आरजेडी, जो युवा आरजेडी है, उसने लिखा, हमारे साहब के चीनी साहब, तो हमारे साहब आदर पूर्वक खड़े हो गए और बिना बुलाए खुद उनके पास गए और उन्होंने अपने साहब को अपनी आंखों को लाल करके बताया है कि उनके सैनिकों ने जिन 20 भारतीय वीरों को हमारे भूभाग में हड़पते हुए मौत के घाट उतारा था, उस मामले को साहब ने शांत करवा दिया है। अब देखिए कांग्रेस नेता विनीत पुनिया लिख रहे हैं, लाल आंख का वायदा था, चीन हमारी सीमाओं में 2 साल से घुसा बैठा है, पर यहां खड़े होकर अभिनंदन क्यों हो रहा है।
सवाल यह है कि जब ऐसे मंच पर जाते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनपिंग को घूसा नहीं मार देंगे। जब दो राष्ट्राध्यक्ष एक मंच पर होते हैं तो आप मुलाकात करते हैं, लेकिन इन विपक्षी दलों को शायद ये समझ भी नहीं है, ना कभी इस दौर से गुजरे हैं। तो बुनियादी सवाल ये, हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट ब्रिगेडियर राजन जामवाल जुड़ रहे हैं, उनसे सीधा सवाल लेंगे। जामवाल साहब, जरा बताइए दर्शकों को, क्या प्रधानमंत्री मोदी जब उठे जिनपिंग को देखकर उन्हें पंच लगाना चाहिए था, या फिर हाथ मिलाकर उन्होंने कोई बहुत बड़ी गलती की है जो विरोधी तमाशा बना रहे? अभी हाल में जो G20 मीटिंग में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चाइना के राष्ट्रपति जी जिनपिंग के साथ तकरीबन 12 सेकंड की जो बात करी, मेरे को समझ नहीं आ रहा उस पर इतना बवाल क्यों मच रहा है। हम तो पाकिस्तान चाइना के साथ फ्लैग मीटिंग करते रहते हैं जब गोलियां चल रही होती हैं, एंड लॉट ऑफ एडवर्स एक्शंस हैव टेकन प्लेस, पर फिर भी जब हम मिलते हैं तो हाथ मिलाते हैं। दीज आर डिप्लोमेटिक नेसेसिटीज। आई मीन, जो लोगों को समझना चाहिए। आई मीन, विरोध ठीक है, अपनी जगह है, बट हर चीज पे, हर बात के लिए विरोध सिर्फ विरोध करने के लिए नहीं हो सकता, ऐसा मेरा समझना है। आपने सुन लिया एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट जो सरहद पर लड़ते हैं जाके, वो क्या कह रहे हैं, और सियासतदान जो हर चीज पर सियासत करते हैं, वो क्या कह रहे हैं। अब आपको दिखाने जा रहा हूं कि मोदी ने जिनपिंग से हाथ तो मिलाया, लेकिन बेशक बाली में हाथ मिला रहे थे, लेकिन LAC पर मोदी जिनपिंग को जवाब देने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। अब इन विरोधियों को वो तैयारी दिखाने जा रहा हूं भारतीय सेना की। पूरी तरह से भारतीय सेना तैयार है LAC पर चीन की सीमा पर जवाब देने के लिए, और इससे आगे की तैयारी, जो लोग कहते हैं तंबू बना दिए चीन ने, अब भारतीय सेना के तंबू दिखाने जा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं, ये खास तंबू हैं, खास टेंट हैं, शेल्टर्स हैं जो सीमा पर बनेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, ये भारतीय जवानों के लिए खास तरह के शेल्टर्स हैं। जरा फुल स्क्रीन लीजिए इन तस्वीरों को, उसके बाद मैं दिखाऊंगा इन शेल्टर्स की खासियत क्या है। ये शेल्टर अब चीन और भारत की सीमा पर भारत बनाएगा अपने जवानों के लिए, और इनमें खासियत क्या है इन शेल्टर्स की जिसके जरिए जवाब देंगे, ये आपको बताता हूं। आइए, तो मोदी बिना तैयारी कुछ नहीं करते, उनकी तैयारी क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, तैयारी पूरी है। आगे शेल्टर नजर आ रहा है आपको, ये जो नीचे शेल्टर बना है, इस तरह के तंबू भी होंगे, टैंक्स भी होंगे, और इन टैंक्स के जो गोले हैं जो चीन की तरफ से आएंगे वो लगेंगे भी नहीं। LAC के पास ये मॉड्यूलर शेल्टर बना रहे हैं, और -20 डिग्री तापमान में भी ये शेल्टर गर्म रहेंगे, जिससे हमारे जवान आराम से यहां रह सकें। एक शेल्टर में 3 से 4 सैनिक रह सकते हैं, और ये शेल्टर 15 से 16 हजार फीट की ऊंचाई पर है। कई शेल्टर 18,000 फीट पर भी बनाए गए हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी किए जा सकते हैं। इसके लिए 3D प्रिंटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, और 3D प्रिंटिंग से बने शेल्टर टैंक के अटैक को ये झेल सकते हैं। यानी एक टैंक आएगा, उसका अटैक भी झेल सकता है। 100 मीटर की दूरी से T-90 टैंक अगर अटैक करेगा तब भी ये शेल्टर झेल सकता है। इसमें रहेंगे भारतीय सेना के जवान। ये तैयारी की है PM मोदी ने, बेशक हाथ मिलाया हो, लेकिन सरहद पर लड़ाई होगी तो बराबर से जवाब दिया जाएगा। सैनिकों के लिए इक्विपमेंट रखने के कई नए शेल्टर बनाए गए हैं बाकायदा, और लद्दाख में सैनिकों के लिए यह शेल्टर बहुत अहम है, क्योंकि भारत ने LAC पर 50,000 जवान तैनात कर रखे हैं, और पूर्वी लद्दाख में LAC पर जवानों की तैनाती की गई है। डेमचौक और देप्सांग इलाके में भी यह तैनाती हुई है। यहां हर सैनिक की वर्दी पर 1 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इसके लिए स्पेशल 3 लेयर वाली वर्दी मंगाई गई है, यानी वर्दी भी बदल गई, टेंट भी बदल गए हैं, और गोले भी बदल गए, ताकि 12,000 फुट की ऊंचाई पर चीन को जवाब दिया जा सके। जवानों को तंदुरुस्त रखने के लिए खास डाइट भी, खाना भी खास दिया जा रहा है। यह तैयारी है, यानी असली तैयारी जमीन पर होती है, वो मोदी ने पूरी तरह से की है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं। ये आप देख रहे हैं, खास मार्शल आर्ट, खास तरह की मार्शल आर्ट जवानों को सिखाई जा रही है, क्योंकि वो जब सीमा पर होंगे तो चीनी जवानों से लड़ सके। ये आप देख रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है ये भी मैं बताऊंगा। और ये जो तैयारी है, ये खास लड़ाई की तैयारी है, बिना हथियार के, बिना गोला बारूद के ड्रैगन को कैसे मात दी जाए।
यानी चीन के जो पीएलए होगी, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उसे कैसे मात देनी है इसकी तैयारी भी की गई है, क्योंकि वहां हथियार नहीं होते हैं। गलवान में आपने देखा होगा। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर बिना हथियार ऐसे जीतेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, ये तैयारी कराई जा रही है जवानों को सीमा पर लड़ने के लिए। तो जिन्हें परेशानी हो रही है हाथ मिलाने से, वो ये तैयारी देख लें, आगे की तैयारी ये है। तो चीनी सैनिकों के पास दरअसल चाकू और डंडे होते हैं। मॉनिटर से शिफ्ट कीजिए जरा। बिना हथियार भारत दो हाथ को तैयार है और एलएसी पर जवान सीख रहे हैं ये मार्शल आर्ट जो आप देख रहे हैं। आईटीबीपी के जवान इस मार्शल आर्ट को सीख रहे हैं। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो होती है, जूडो, कराटे, क्राफ्ट मागा भी इन जवानों को सिखाया जा रहा है। 44 हफ्ते तक इनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है और इस ट्रेनिंग के बाद आपको बताऊं, इसमें जवानों को 15 स्टेप्स सिखाए जाते हैं, 15 खास स्टेप्स। और इससे होगा क्या कि एलएसी पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, जब पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी चीन की सेना आएगी तो उनसे आसानी से निपट सकेंगे, दो हाथ कर सकेंगे बिना हथियार के, क्योंकि एलएसी पर हथियारों का इस्तेमाल नहीं होता है। फायर आर्म्स का इस्तेमाल की मनाही है। गलवान में यही हुआ था, लाठी डंडों से लड़ाई हुई थी, लोहे के डंडे थे। लेकिन इस बार खास तैयारी, जवान प्राकृतिक चुनौतियों के लिए भी तैयार होंगे। ठंड में बर्फीले तूफान से निपटने में भी सहूलियत उन्हें दी जाएगी। हिमस्खलन, ऑक्सीजन की कमी से भी निपट सकते हैं। ये सारी तैयारियां कर ली गई हैं। और आइए, ये प्रधानमंत्री मोदी की शुरुआत की तैयारी क्या है वो मैंने आपको दिखाया, लेकिन आइए अब आपको दिखाता हूं तैयारी का व्यापक स्तर जो कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता कि मोदी ने तैयारी कर कैसे रखी है। चीन को चारों तरफ से कैसे घेर रखा है, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं। अब मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा मोदी का चक्रव्यूह। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से घेरने की तैयारी है, ये वो मैं आपको दिखा रहा हूं। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ है देखिए जरा। 20 ब्रिज बना दिए हैं चीन की सीमा के पास, 20 ब्रिज। लद्दाख में 2 हेलीपैड बन गए, 18 ब्रिज बन गए। हमारी सेना फौरन पहुंच सके। जो बॉर्डर का हिस्सा भारत और चीन से जुड़ता है, वहां पूरी तरह से तेजी से काम हो गया है। हिमाचल में देखिए ब्रिज बनकर तैयार हो गए हैं। उत्तराखंड में 5 ब्रिज बनाए जा चुके हैं और सिक्किम में भी ब्रिज बना दिए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश में 18 ब्रिज बना दिए गए हैं। यह देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने चुपचाप शांति से चीन को जो घेरा है कि चीन का ड्रैगन जो है वो फड़फड़ा भी नहीं पाएगा, इस तरह से जकड़ लिया है। आइए अब इसकी नजीर आपको दिखाने जा रहा हूं। वो नजीर क्या है कि कैसे प्रधानमंत्री ने तैयारी की है, अब ग्राउंड पर आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, तस्वीर दिखाइए इधर। ये जो पुल बनकर तैयार हो गया है, इस पुल से सीधे चीन के बॉर्डर के पास, फुल स्क्रीन लीजिए जरा, ये देखिए, शानदार अद्भुत पुल, बहुत मेहनत से बना है ये पुल। और ये पुल चीन को जवाब देने की तैयारी के लिए बनाया गया है कि चीन को कैसे पटकनी दी जानी है। अब आप सोचेंगे पुल से कैसे पटकनी, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं कि देखिए जरा, ये पुल कैसे ड्रैगन की नाक में नकेल साबित होगा, ड्रैगन की आंख को शांत कर देगा। ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये पुल बनकर तैयार है। ये भी प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में बना है। उन्होंने क्यों बनवाया है, अब आपको ये बताते हैं। जिनपिंग से जो हाथ मिलाया है, उसका जवाब सरहद पर ही मिलेगा। श्योक नदी पर यह ब्रिज बनाया गया है जो आप देख रहे हैं। पुल 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। पुल की लंबाई 120 मीटर लंबा है ये पुल, और पूरा कंक्रीट से बनाया गया है इस पुल को। श्योक नदी पर पहले एक बेली ब्रिज था जो हर वक्त हिलता रहता था, और उस ब्रिज से कुछ नहीं गुजर सकता था, सिर्फ हल्के वाहन गुजर सकते थे। यानी जंग की स्थिति में यहां से न टैंक जा सकता है, न बख्तरबंद गाड़ियां जा सकती हैं, न हथियार जा सकता है, कुछ नहीं जा सकता था। यह बनवाया गया है जिससे हम दुश्मन की आंख में आंख डालकर लड़ सकें। अब 70 टन का वजन गुजर सकता है इस पुल के ऊपर से। आपको बताऊं, दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी मार्ग पर यह पुल बनाया गया, और यह रोड अक्साई चीन के करीब जाती है, यानी चीन के सबसे नजदीक। यह सड़क 256 किलोमीटर लंबी है और उस सड़क पर यह पुल है। दौलत बेग ओल्डी तक जाती है यह सड़क। अक्साई चीन के करीब सीधे टैंक पहुंच जाएंगे, भारतीय टैंक जो आप देख रहे हैं, ये सीधे अक्साई चीन जाकर रुकेंगे।
सेना चंद मिनटों में सीमा तक पहुंच जाएगी। तो यह तैयारी ग्राउंड पर प्रधानमंत्री मोदी ने की है, जुबानी जमा खर्च नहीं। गलवान घाटी तक टैंक पहुंच पाएंगे। अब आइए, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि इसके अलावा और क्या तैयारी है। यानी टैंक तो चले गए, बख्तरबंद गाड़ियां चली गई, फाइटर कैसे जाएंगे, लड़ाकू जहाज कैसे जाएंगे, उसकी भी तैयारी है। देख रहे हैं आप। तो उसके लिए बाकायदा एक एयरफील्ड तैयार की गई है। उस एयरफील्ड के जरिए फाइटर भी जा सकते हैं, विमान भी जा सकते हैं, रसद भी जा सकती है। सारी चीजें जंग की परिस्थिति में पहुंचाई जाएंगी। यानी प्रधानमंत्री ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है कि अगर ये हालात पैदा होते हैं तो जिनपिंग का अगर हाथ मिलाया है जिनपिंग से, तो उस हाथ को मरोड़ना भी जानते हैं, मरोड़ भी सकते हैं। ये आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा क्या तैयारी की गई है, कैसे फाइटर जाएंगे, ये आपको दिखाने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं, भारत चीन LAC पर कई हेलीपैड बनाए गए। इसे और डाउन कीजिए ताकि तेजी से सेना तक हथियार पहुंचाए जा सकें, चीन की हरकत पर नजर रखी जा सके। ये हेलीपैड भी है, उधर आप देख रहे हैं एयरफील्ड भी नजर आ रही है। ये सारी चीजें बॉर्डर पर बना दी गई हैं। भारत के लिए न्योमा एयरफील्ड बहुत अहम है, जहां भारत इस एयरफील्ड को अपग्रेड कर रहा है और इसके अपग्रेड की जिम्मेदारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO को दी गई है। इससे वायु सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। कोई देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी वायुसेना होती है कि आपके फाइटर कितनी तेजी से विरोधी के आसमान में जाकर गोले बरसाकर लौट आते हैं। यही आपकी ताकत है और इसी ताकत की तैयारी है। किसी भी कार्रवाई को अंजाम देने में कम वक्त लगेगा। इसके बाद यहां अत्याधुनिक विमान चिनूक तैनात हो चुके हैं। पहले से Mi-17 से अपाचे तक की तैनाती की गई है और गरुड़ स्पेशल फोर्स ऑपरेशन कर चुका है। यहां पर यह सारी तैयारियां हो गई हैं। यह सिर्फ एक तैयारी का हिस्सा है। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अब उनसे सवाल पूछते हैं। विरोधियों का जवाब है कि मोदी अगर हाथ मिलाना भी जानते हैं तो मरोड़ना और ऐंठना भी जानते हैं। गौर साहब जरा बताइए, भारत ने कितनी तैयारी कर ली है बॉर्डर पर? आज जो तस्वीरें जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल जो आई, उसके बाद विरोधी परेशान है। बताइए जरा भारत की तैयारी बॉर्डर पर कैसी है? ये जो मिरर डिप्लॉयमेंट है, ये तो बूट्स ऑन ग्राउंड वाली बात है। इसके अलावा जो है, आपने देखा हमने जो हॉविट्जर्स वगैरह लाए थे अमेरिका से इंपोर्ट किए, लाइट हॉविट्जर्स हैं, हमारे ड्रोन्स हैं, हमारे जो इवन ये जो अब जिस हिसाब से अब सारी बातें अब आप टीवी चैनल पे कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पर जो हमारे पास जो हमारे मिसाइल्स टेक्नोलॉजी है, जो सब कुछ है, वो सारा का सारा वहाँ डिप्लॉय हो रहा है। और उसके अलावा हमारी एयरफोर्स जो है वो बड़ी केपेबल है और उसके पास में जो हमारे जहाज़ हैं, रफाल है आ गया है, उसके ऊपर आप देखिए जो आधुनिक मिसाइल हैं वो भी सारी उसके ऊपर माउंट हो सकती हैं। तो ये जो चीज़ है, हमें अब ये है कि हम जिस तरीके से चीन को डील करते थे पहले, अब हमने वो रवैया पूरा हटा दिया। अब हमें पता लग गया कि चीन जो है, आप जो मर्जी कर लीजिए, चीन कभी भी आपका दोस्त नहीं बनेगा, क्योंकि चीन अपनी जो नीति है उसी के ऊपर अड़ा रहेगा। इसीलिए ये जो मिरर डिप्लॉयमेंट के साथ साथ अब हम जो बाकी टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट्स हैं वो भी कर रहे हैं वहाँ पे। लेकिन आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं, गौर साहब जो कह रहे थे कि भारत ने कैसी तैयारी की है, एक और महत्वपूर्ण तैयारी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए, जिप का फ्रेम दीजिए। ये आप देख रहे हैं, ये जो टनल बनकर तैयार है, जिप फ्रेम दीजिए, जो टनल बनकर तैयार है, ये आप देख रहे हैं इस वक्त। ये टनल क्यों बनाई गई है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये भी उसी तैयारी का हिस्सा है कि चीन के हाथ कैसे मरोड़ने हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए क्या तैयारी की गई, जोजिला की टनल मैं आपको दिखा रहा था, जिसको बाकायदा तैयार किया जा रहा है इसीलिए जिससे चीन को जवाब दिया जा सके। भारत चीन LAC पर सेला सुरंग बन रही है दरअसल, और यह जो दुनिया की सबसे लंबी सुरंग होगी। साथ ही साथ इस सुरंग की लंबाई 1.55 किलोमीटर की है। यह 2 लेन की सुरंग है। 13,700 फीट पर यह सुरंग बनाई गई है। यह सुरंग इस साल के अंत तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। अब इसकी खासियत देखिए, यह जो सुरंग है, अब सीधे टैंक्स हर मौसम में यहां से गुजर सकेंगे। 1962 में तवांग पर चीन ने कब्जा कर लिया था। अरुणाचल प्रदेश के पास यह सुरंग बन रही है। वहां पर तवांग पर चीन ने 1962 में कब्जा किया था, तब से जरूरत थी और सुरंग नहीं बनी।
सुरंग बनने से भारत की तैयारी और ज्यादा पुख्ता हो जाएगी और तवांग से सीमा की जो दूरी है वो 10 किलोमीटर घट जाएगी और सुरंग बनने से आवाजाही और आसान हो जाएगी। होगा यह कि और हर मौसम में सीमा की सुरक्षा की जा सकेगी और इससे आसानी से सेनाओं तक हथियार पहुंचाए जा सकेंगे, क्योंकि ठंड में इलाके में भारी बर्फबारी होती है। यह तैयारी अपने स्तर पर की गई है। तो यह उन सबको जवाब था जिन्हें जिनपिंग और मोदी के हाथ मिलाने में परेशानी थी। अब उन्हें समझ में आ गया कि मोदी अगर एक हाथ से हाथ मिला रहे थे तो दूसरे से वो हाथ मरोड़ना भी जानते। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, सनकी दिमाग हत्यारा बना रहा है। एक तरफ आफताब है, दूसरी तरफ सुफियान है। ये जो आप देख रहे हैं ये अभिजीत है। अभिजीत की प्रेमिका को आप देख रहे हैं और अभिजीत ने अपनी प्रेमिका का कत्ल कर दिया। आशिकी की सनक ऐसी, प्रेमिका को मारा और मारने के बाद अपना वीडियो बनाया और प्रेमिका के लिए कहा कि अब सीधे स्वर्ग में मिलेंगे। ये अकेले नहीं, आफताब भी इनमें से एक रहे हैं। लेकिन आखिर ये सनकी जो साइको किलर है, इनके दिमाग में क्या केमिकल लोचा है बताऊंगा। लेकिन इसने प्रेमिका की हत्या की अगली तस्वीर दिखाई जरा। प्रेमिका की हत्या करने के बाद देखिए वीडियो बनाया है और कह रहा है कि बेवफाई की सजा दी है और उसके बाद प्रेमिका का जो लाश पड़ी थी वो तस्वीर भी दिखाई है। फुल स्क्रीन लीजिए, तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, कमजोर दिल वाले ना देखें, जरा सुनिए। जितने बेवफाई करता हूं कैसे मेरी पड़ी है। बेवफाई नहीं करने का, बेवफाई जितने बेवफाई करता हूं कैसे मेरी पड़ी है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में ये आकर बोल रहा है बेवफाई नहीं करने का, वीडियो बना रहा है प्रेमिका की हत्या के बाद। उसके बाद पीछे प्रेमिका की जो बॉडी पड़ी है उस बॉडी को दिखा रहा है वो हत्या करने के बाद। नहीं करने का, ये पागलपन, ये जो दिमागी फितूर है, इस फितूर का इलाज जिस पर हम बात करेंगे। लेकिन इसकी अगली, इसने जो सोशल मीडिया पर लिखा है ये देखिए। सोशल मीडिया पर प्रेमिका के साथ तस्वीर डाली और इसने लिखा है आई लव यू बाबू, अब हम स्वर्ग में मिलेंगे। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। इसने बाकायदा सोशल मीडिया पर लिखा अब हम स्वर्ग में मिलेंगे। ये पागलपन जो है, इस तरह की घटनाएं अलग अलग शहरों से आ रही हैं। अभिजीत नाम है इस लड़के का जिसने प्रेमिका की हत्या की और उसके बाद लिखा है कि अब सीधे हेवन में मुलाकात होगी। आइए, तो ये अकेला अभिजीत नहीं है। एक और खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आई। निधि नाम की मासूम जिसे प्रेमी ने छत से नीचे फेंक दिया क्योंकि वो इससे शादी करना चाहता था और धर्मांतरण कराना चाहता था। प्रेमिका पर, निधि पर दबाव बना रहा था अपना धर्म बदले। अब जरा उस साइको की तस्वीर दिखाइए। यह है सुफियान। इसने अपनी प्रेमिका को छत से फेंक दिया। उसने धर्मांतरण करने से मना कर दिया था। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। अगली तस्वीर दिखाई जरा, अगली तस्वीर प्ले कीजिए। ये परिवार को देख रहे हैं। परिवार शव का अंतिम संस्कार नहीं कर रहा है। मां को यकीन नहीं हो रहा है, एक साइको किलर ने उनकी बेटी की जान ले ली। बेटी का कोई कसूर नहीं था, उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने सुफियान जैसे साइको से मोहब्बत की। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, अब है आफताब। इसने अपनी प्रेमिका के 35 टुकड़े कर दिए। तो एक सवाल दिमाग में आता है, ये जो साइको किलर है इनके दिमाग में क्या केमिकल लोचा है, इनके दिमाग में ऐसा क्या होता है, इस हद तक, इस इंतहा तक चले जाते हैं कि पागलपन सवार होता है और किसी की हत्या कर देते हैं। देखिए, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, यह है ब्रेन। आखिर इन सनकी दिमाग वाले लोगों के दिमाग में चलता क्या है, वजह है हत्याओं की कुछ ये। एक्सपर्ट्स और साइंस क्या कहता है वो मैं आपको बता रहा हूं। सनकी अपराधी जो होते हैं इस तरह के, ये बहुत गुस्सैल होते हैं और छोटी सी बात पर भड़क जाते हैं। ये अगर पार्टनर की असहमति हो तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ऐसी जहनियत के, ऐसी मानसिकता के लोग आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द बहुत से होंगे जो पार्टनर की किसी भी असहमति को बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर सशक्त महिला है तो उससे ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इस तरह के दिमाग वाले खुद को पीड़ित के तौर पर दिखाते हैं। आप देखिए आफताब क्या कह रहा है, वो खुद को पीड़ित दिखा रहा है प्रेमिका के 35 टुकड़े करने के बाद। ऐसे साइको किलर, इन्हें बर्बरता से आत्मसंतुष्टि मिलती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शेफ था आफताब, लेकिन प्रेमिका को काटने के लिए उसी शेफ ने आरी खरीदी।
उसी आरी का इस्तेमाल वो खाना बनाने में भी करता रहा होगा। ऐसे कातिलों का जो दिमाग है ये बिल्कुल अलग तरह का होता है। ऐसे हत्यारों के ब्रेन के कई हिस्से सिकुड़े होते हैं, खासतौर पे आगे का जो हिस्सा है वो सिकड़ा होता है। इसे बोलते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है इसकी बनावट बिल्कुल अलग होती है और यही हिस्सा सेल्फ कंट्रोल करता है। आपके दिमाग का जो सेल्फ कंट्रोल है वो आगे की तरफ होता है और गुस्सा आने पर यह हमें और हिंसक बना देता है। इतना हिंसक कि गुस्सा आने पर हमें हिंसक होने से यह प्री फ्रंटल जो आपका दिमाग है यही रोकता है। अगर आपको नहीं रोक रहा है तो आपका यह हिस्सा सिकुड़ा है। अपने काम के खतरों का अंदाजा नहीं लगा पाता। जो करने जा रहा है इसे पता नहीं है ये क्या कर रहा है। कातिल का प्री फ्रंटल बहुत छोटा होता है ये बताया जाता है और हत्यारे सोचने और करने में वक्त नहीं लगाते। हत्या के बाद भी इन्हें कोई दुख महसूस नहीं होता है। अभिजीत ने वीडियो बनाया वो भी मैंने आपको बताया। आफताब ने जो बनाया, आफताब की तस्वीरें भी आपने देखी हैं। आफताब को भी कोई अफसोस नहीं, हत्या के बाद भी इन्हें कोई दुख और अफसोस महसूस नहीं होता है। आइए अब आपको सुनवाता हूं कि आखिर डॉक्टर जयंती दत्ता जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं वो ऐसे साइको दिमाग वालों के बारे में क्या कह रहे हैं। जो हार्डेंड क्रिमिनल्स होते हैं उनकी बनावट में, खास करके उनकी ब्रेन की स्ट्रक्चर्स में कई चीज़ें अलग मिलती हैं और स्पेशली जो वायलेंट क्राइम से जुड़ जाते हैं उनके जो मैकेनिज्म है, अगर आप उनको रेडियोलॉजिकली इन्वेस्टिगेट करते हैं तो आप देखेंगे बनावट में काफ़ी फ़र्क मिलता है एक आम नॉर्मल ब्रेन से और एक क्रिमिनल के ब्रेन से। कई दफ़े ट्यूमर भी पाया जाता है। उनकी जाइरस की जो मैकेनिज्म है उसमें डिफरेंसेस हैं और इवन जो रिस्पॉन्डिंग मैकेनिज्म है उनका जो एक स्पीच का सेंटर है, मेमोरी का सेंटर है, वो सारी चीज़ें कई दफ़े अलग तरह से रिस्पॉन्ड करती हैं। लेकिन इन हत्याओं के बाद लोगों में बहुत गुस्सा है। श्रद्धा की मौत के बाद अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं मुंबई की। श्रद्धा मुंबई की रहने वाली थी, परिवार मुंबई में रहता था और उसके बाद देखिए जरा लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मुंबई की तस्वीर, अगली तस्वीर दिखाई जरा, बुलंदशहर की तस्वीर आप देख रहे हैं। श्रद्धा की मौत के बाद बुलंदशहर तक लोगों में गुस्सा है। यूपी के बुलंदशहर में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया और हत्यारे को फांसी की मांग की। अगली तस्वीर दिखाइए, उत्तर प्रदेश के संभल की तस्वीर में, संभल में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। ये जो प्रदर्शन है ये बता रहा है कि लोग अब इस बात को समझ रहे हैं कि ऐसे साइको किलर से उनकी बेटियां कितनी असुरक्षित है। अगली तस्वीर दिखाइए, संभल की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, पुलिस ने जांच तेज कर दी है श्रद्धा की हत्या की और पुलिस आज पहुंची, बाकायदा टीम्स के साथ पहुंची और जो वहां पहुंचने के बाद शव के टुकड़े खोज रही थी। ये वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे जंगल में उसे तलाशा जा रहा है। ये देखिए जरा, पूरी टीम पहुंची थी। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, और ये आप देख रहे हैं एक सस्पेक्टेड, ये जो संदिग्ध हथियार मिला है जिसे आरी नुमा, जिसे आप देख रहे हैं, जंगल में जब टीम पहुंची तो इस तरह की एक आरी मिली। क्या ये वही आरी है जिससे श्रद्धा की हत्या की गई? क्या ये वही आरी है जिससे श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए गए? ये आरी मिली है, अभी संदिग्ध है, अभी पुष्टि नहीं हुई है कि इसी आरी से, इसी हथियार से श्रद्धा की हत्या की गई है। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं क्या हत्या की गुत्थी पुलिस सुलझा पाएगी, पुलिस के सामने चुनौतियां क्या है, ये आपको बताऊंगा। लेकिन अभी सबसे पहले और सबसे बड़ा चैलेंज जो पुलिस के सामने है वो आपको दिखाने जा रहा हूं। पुलिस अभी सबूत तलाश रही है। श्रद्धा के 35 टुकड़े किए गए। पुलिस के पास क्या है? पुलिस के पास सिर्फ 12 टुकड़े हैं शव के। क्या वो शव के हैं ये भी अभी पुलिस को नहीं पता है, किसी जानवर के तो नहीं है, ये भी टेस्ट के बाद पता चलेगा। महरौली छतरपुर से बरामदगी हुई है इन टुकड़ों की। पुलिस को हड्डियों के भी टुकड़े मिले हैं। झाड़ी और कच्चे नाले से ये हड्डियां मिली हैं। किसकी है? श्रद्धा की है, किसी जानवर की है, ये भी जांच के बाद पता चलेगा। हड्डियों की पहचान होनी अभी बाकी है। सबसे बड़ी बात यह है पहचान कैसे होगी? डीएनए टेस्ट से। इसलिए डीएनए टेस्ट किया जाएगा इन हड्डियों का और जो भी चीजें मिली हैं। श्रद्धा के पिता जल्द दिल्ली आएंगे, पिता के डीएनए सैंपल लिए जाएंगे और पिता के डीएनए सैंपल लेने के बाद जो हड्डियां मिली हैं उनका डीएनए टेस्ट कराया जाएगा और रिपोर्ट में 14 दिन का
7 से 14 दिन का वक्त लगता है डीएनए रिपोर्ट आने में। डीएनए टेस्ट पिता से मिल गया तो श्रद्धा का शव है, और पिता से नहीं मिला डीएनए, किसी जानवर का हुआ हड्डी, तो डीएनए टेस्ट ना मिलने पर मुश्किलें बढ़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि श्रद्धा मर चुकी है। यह साबित करना मुश्किल हो जाएगा पुलिस के लिए, क्योंकि आपको श्रद्धा की मौत का कोई सबूत नहीं मिला, उसकी हत्या हो गई है। ये कैसे पुलिस साबित करेगी अगर डीएनए सैंपल मैच नहीं किया? श्रद्धा की हत्या 6 महीने बीत गए, क्योंकि बॉडी इतने दिन रुक नहीं सकती है। बाकी शव के टुकड़े भी मिलना मुश्किल है, 6 महीने बीत गए इसलिए। तो अब सवाल एक बहुत बुनियादी है। सवाल यह है कि पुलिस आखिर कैसे सबूत जुटाएगी? आफताब को दोषी कैसे साबित करेगी? पहले तो साबित करना है श्रद्धा की हत्या हुई है, मौत हुई है। पुलिस इसलिए आफताब के घर पहुंची, ये अब तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। आफताब के घर दिल्ली के छतरपुर, जहां फ्लैट लेकर रह रहा था, पुलिस की पूरी टीम गई आफताब के घर। अगली तस्वीरें दिखाइए जरा। और उसके बाद घर के अंदर जाकर, ये घर के अंदर की तस्वीरें देख रहे हैं, घर के अंदर जाकर पुलिस ने सबूत जुटाने की कोशिश की है। क्या कहीं से ब्लड के सैंपल मिल जाएं, कहीं खून की छींटें मिल जाएं? जब श्रद्धा को मारा, जब श्रद्धा के शव को काटा, तब उस दौरान क्या कुछ खून की छींटें दीवारों पर लगी हैं? वो सैंपल मिल जाए जो ये साबित करेगा श्रद्धा के पिता के डीएनए से मिलान करके कि श्रद्धा का खून है और श्रद्धा का मर्डर किया गया। ये एक वजह हो सकती है घर जाने की दोबारा, क्योंकि फ्रिज पहले से पुलिस के पास है और फ्रिज की जांच कर चुकी है। बाथरूम में शव रखा गया, क्योंकि बाकायदा उसने केमिकल से पूरे घर को धो दिया, जिससे कोई भी चीज पता ना चलने पाए। तो अब पुलिस आखिर दोष कैसे साबित करेगी? आफताब का यह बड़ी चुनौती है। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कोर्ट में पुलिस क्या करेगी। सजा दिलाने के लिए पुलिस को पहली चीज चाहिए कोर्ट में, क्योंकि जज, अदालत एविडेंस और सबूत पर चलती है, और सबूत वहां देंगे तभी ये जल्लाद दोषी करार दिया जाएगा। तो पुलिस क्या करेगी? पूरी हत्या का जो घटनाक्रम है उसकी कड़ियों को जोड़ेगी। अब कड़ियां कैसे जोड़ी जाएंगी? ताकि संदेह का लाभ आफताब को ना मिलने पाए कि श्रद्धा की हत्या हुई नहीं, सबूत मिले नहीं, तो फिर इसे दोषी कैसे ठहराया जाए? सबसे पहले पुलिस क्या करेगी? घर के पास जो सीसीटीवी लगे हैं उन्हें खंगालेगी। यानी किसी और चौराहे पर, किसी नुक्कड़ पर, हो सकता घर के बाहर ना लगा हो, उस पूरे रास्ते में जहां भी सीसीटीवी है पुलिस उसे खंगालेगी। सीसीटीवी वो सीसीटीवी जिसमें श्रद्धा आखिरी बार कहीं घर के अंदर जाती हुई दिख रही हो, उस रास्ते पर कि श्रद्धा घर गई छतरपुर के फ्लैट पर। उसके बाद अगला सीसीटीवी सोचिए कौन सा? चौराहे का सीसीटीवी। जब रात 2 बजे आफताब निकला, कोई भी सीसीटीवी, पुलिस कह रही है आफताब ने कहा रात 2 बजे वो निकला है घर से, तो कोई सीसीटीवी फुटेज किसी चौराहे का, किसी महरौली का या छतरपुर का जिसमें आफताब रात को दिखाई दे रहा हो। न सिर्फ सीसीटीवी, उसका मोबाइल लोकेशन जो महरौली और छतरपुर के जंगलों का हो रात के वक्त का। श्रद्धा का मोबाइल पुलिस खोजना चाहती है, उसे खोज रही है। श्रद्धा का आखिरी लोकेशन भी पुलिस को पता लगाना होगा। आफताब ने श्रद्धा का मोबाइल फेंक दिया, अब तक श्रद्धा का मोबाइल पुलिस को नहीं मिला। 6 महीने पहले महाराष्ट्र में मोबाइल फेंका था श्रद्धा का, और मोबाइल का लोकेशन पुलिस अब तक ढूंढ रही है कि आखिर कहां है मोबाइल। कॉल डिटेल, व्हाट्सएप मैसेज अगर डिलीट है तो उन्हें रिट्रीव करना होगा, दोबारा निकालना होगा पुलिस को। हड्डियों का डीएनए टेस्ट पिता के डीएनए से मिलाना होगा। और आपको याद होगा शीना बोरा मर्डर केस, उसमें क्या हुआ था? डीएनए टेस्ट से ही गुत्थी सुलझी थी, क्योंकि मां ने क्या किया था? शीना की हत्या के बाद शव को जला दिया था, और मुंबई पुलिस को रायगढ़ से शीना की हड्डियां मिली थी। मां ने बेटी का कत्ल किया था। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में डीएनए टेस्ट हुआ उसके बाद, और साबित हुआ कि हड्डियां एक महिला की है, और हड्डियों का डीएनए इंद्राणी मुखर्जी ने अपनी बेटी शीना की हत्या की थी, इंद्राणी के साथ मैच कर गया डीएनए। हत्या के घटनाक्रम की कड़ियां पुलिस ने जोड़ी, उसके बाद इंद्राणी मुखर्जी दोषी साबित हुई। अब पुलिस के पास यही विकल्प बचा है दोष सिद्ध करने के लिए। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक बड़ी खबर और है कि G20 के बॉस बन गए प्रधानमंत्री मोदी। G20 के बॉस पीएम मोदी बन गए। तस्वीर आज की आई, जरा देखिए बॉस को कैसे सैल्यूट कर रहे हैं बाइडेन। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, ये आप देख रहे हैं। जो बाइडेन दरअसल पहुंचे थे, एक खास मौके पर बुलाया गया था। फुल स्क्रीन लीजिए प्लीज, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है जो बाइडेन सैल्यूट कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने से हाथ उठा रहे हैं। देखिए तस्वीर,
आप देख रहे हैं जो बाइडेन ने सैल्यूट किया और पीएम मोदी ने दूर से हाथ उठाया। अमेरिका के राष्ट्रपति देखिए सलाम कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब G20 के बॉस है। आइए कल की एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये तो सिर्फ एक तस्वीर है। ये कल आपने देखी थी कैसे बाइडेन दौड़े दौड़े आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाने के लिए। ये जो तस्वीरें ये बता रही हैं कि पीएम G20 के बॉस बने, उनके सामने कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, पीएम कैसे भागीदारी निभाएंगे और पूरी दुनिया के नेता पीएम मोदी के साथ आकर क्यों खड़े हुए हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। तो G20 की अध्यक्षता, ये देख रहे हैं आप, G20 की अध्यक्षता, अब ये जो हैमर दिया गया है ये प्रतीक है G20 की अध्यक्षता का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में देख रहे हैं आप। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये पूरे देश के लिए फक्र और गौरव करने की बात है कि भारत, मोदी अब G20 को लीड करेंगे, मोदी अब G20 की अध्यक्षता करेंगे और जब मोदी बोलेंगे तो दुनिया सुनेगी। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह तस्वीर देखिए जरा। सभी के फक्र करने के लिए ये तस्वीरें हैं और होगा क्या। प्रधानमंत्री मोदी को आप देख रहे हैं G20 में। देखिए बाइडेन है, मैक्रो है, पुतिन है, उस तरफ आपको सुनक नजर आ रहे हैं और जिनपिंग नजर आ रहे हैं। तो G20 दुनिया का प्रभावशाली संगठन है और इंडोनेशिया ने प्रधानमंत्री मोदी को इसकी अध्यक्षता सौंप दी है। पहली बार भारत G20 की मेजबानी करेगा और 1 दिसंबर से G20 का नेतृत्व करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अगले 1 साल तक G20 के बॉस हैं मोदी और दुनिया के 20 प्रभावशाली देशों का नेतृत्व करेंगे पीएम मोदी। बाइडेन, पुतिन, मैक्रो के सामने मोदी का दम दिखाई देगा। जिनपिंग को भी सुननी होगी अब प्रधानमंत्री मोदी की बात। G20 दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक मंच है और G20 देशों के पास दुनिया की 85% जीडीपी, 85% जीडीपी इन देशों के पास है, जिसमें भारत भी है। 75% से अधिक व्यापार G20 देशों में ही होता है। अब इसकी ताकत समझिए, उसको लीड कौन करेगा? प्रधानमंत्री मोदी। दुनिया की 2/3 आबादी इन्हीं 20 देशों में है और G7 1999 में संगठन बना, G7, और इस नए संगठन का नाम अब G20 रखा गया, जिसमें और देशों को जोड़ा गया। 2008 में G20 का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। आर्थिक सहयोग के साथ आतंकवाद पर फोकस होगा। आतंकवाद पर दुनिया को अब एकजुट करेंगे पीएम मोदी। क्या कुछ कहा इस बैटन को लेने के बाद, जरा सुनिए पीएम को। G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। एक्सेलेंसीज, G20 की अध्यक्षता ग्रहण करना हर भारतीय के लिए गर्व का अवसर है। हम अपने देश के विभिन्न शहरों और राज्यों में G20 की बैठकें आयोजित करेंगे। एक्सेलेंसी, अगले 1 साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। प्राकृतिक संसाधनों पर ओनरशिप का भाव आज संघर्ष को जन्म दे रहा है। और आइए, तो प्रधानमंत्री मोदी G20 के बॉस बन गए। अब आपको बताते हैं हिंदुस्तान में, भारत में किस किस जगह पर G20 की बैठक होगी। इन 20 देशों की आपके सामने आ गया मैप, देखिए जरा। इनमें नई दिल्ली है, श्रीनगर है, अमृतसर है, जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है, कच्छ का रण गुजरात है, हम्पी कर्नाटक है, खजुराहो मध्य प्रदेश है, सिलीगुड़ी है। ये वो जगह है जहां G20 की बैठक होने वाली है। आइए, लेकिन अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं प्रधानमंत्री जिस G20 को लीड करने वाले हैं, ऐसी होगी ये G20 जिसको पीएम मोदी लीड करेंगे। G20 की बैठक जिसमें जिनपिंग से लेकर बाइडेन तक शामिल होंगे। अब प्रधानमंत्री दुनिया बदलेंगे क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इस जिम्मेदारी के साथ साथ बहुत सी चुनौतियां भी हैं। प्रधानमंत्री को इन सारी चुनौतियों को पार पाना होगा, इन 20 देशों को हैंडल करना होगा। देखिए कैसे। ये आप देख रहे हैं, मुश्किल वक्त में भारत को कमान मिली है। दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की आशंका है और उस दौर में कमान मिली है। दुनिया में आर्थिक मंदी का भी खतरा है। ईंधन
खाने के सामान बेहद महंगे हो गए हैं इस वक्त। G20 की अध्यक्षता कांटों का ताज है और ऐसे वक्त में दुनिया को मोदी से ही उम्मीदें हैं। मोदी का बयान G20 ड्राफ्ट में शामिल किया गया है क्योंकि अब नेताओं को लग रहा है कि मोदी ही बदल सकते हैं सब कुछ। आज का दौर युद्ध का नहीं है, ये पीएम मोदी के शब्द थे। और परमाणु हमले पर चेतावनी भी ड्राफ्ट में शामिल की गई है। यानी प्रधानमंत्री मोदी के सामने चुनौती G20 का हेड बनने के बाद एक है कि दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से बचाना है, दुनिया को जंग से वापस लेकर आना है शांति की तरफ। ड्राफ्ट बनाने में भारत की बड़ी भूमिका रही है जो G20 का बना है। पश्चिमी देशों को मोदी से बहुत उम्मीदें हैं। मोदी ही रूस यूक्रेन जंग रुकवा सकते हैं। जंग के बीच दुनिया दो गुटों में इस वक्त बटी हुई है। मोदी को सबको एक मंच पर लेकर आना है। पुतिन इस बैठक में नहीं आए, मोदी को उन्हें भी मनाना है। दो गुटों में बटी दुनिया को एक करना है पीएम मोदी को। मोदी दोनों देशों में शांति करा सकते हैं इस वक्त और विश्व युद्ध के खतरे को रोक सकते हैं पीएम मोदी। मोदी की पुतिन बाइडेन दोनों से यारी है और रूस अमेरिका दोनों मोदी की सुनते हैं। इसलिए G20 देशों के अंदर भी मतभेद हैं, उनको एक मंच पर लाना है। मोदी को मतभेद कम करना होगा, G20 के राजनीतिकरण को रोकना होगा। आगे आकर मोदी अब नेतृत्व करेंगे, यही सबको उम्मीदें। दुनिया की कई बड़ी समस्याएं भी मोदी सुलझाएंगे, विवादित मुद्दों का हल भी खोजना होगा उन्हें। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा प्रधानमंत्री मोदी का आखिर मिशन क्या होगा, वो सुनिए। बिना शांति और सुरक्षा हमारी आने वाली पीढ़ियां आर्थिक वृद्धि या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का लाभ नहीं ले पाएगी। G20 को शांति और सौहार्द के पक्ष में एक दृढ़ संदेश देना होगा। और इस खास जिम्मेदारी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हिंदू पीएम, ब्रिटेन के पीएम से मिले, ऋषि सुनक से। आप देख रहे हैं सुनक ने पीएम मोदी को गिफ्ट दिया और ऐसा गिफ्ट जो पूरे देश के लिए, सभी भारतीयों के लिए जो ब्रिटेन जाना चाहते हैं। यह मुलाकात जो आप देख रहे हैं ऋषि सुनक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर क्या गिफ्ट दिया सुनक ने पीएम मोदी को। दोनों की लंबी मुलाकात हुई, बाली में ही दोनों मिले। क्या दिया है भारतीयों को, प्रधानमंत्री क्या गिफ्ट लेकर आ रहे हैं बाली से, जो दिया है सुनक ने। दोनों की मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ब्रिटिश पीएम सुनक और मोदी की यह पहली मुलाकात थी। ब्रिटेन के पीएम बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी से मिले। बाली में दोनों देशों में द्विपक्षीय बातचीत हुई। बैठक में सुनक ने एक बड़ा ऐलान किया। बड़ा ऐलान यह है कि भारतीयों को 3000 वीजा देने का ऐलान किया है। यानी 3000 भारतीय और ब्रिटेन जा सकते हैं, वीजा मिलेगा। 18 से 30 साल के युवाओं को मिलेगा यह वीजा। 2 साल तक ब्रिटेन में रह सकेंगे प्रोफेशनल्स और शिक्षित भारतीय ब्रिटेन में काम भी कर सकेंगे। यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू की गई है दोनों मुल्कों के बीच। ब्रिटेन में 1/4 विदेशी छात्र भारतीय है, 1/4। मोदी सुनक में व्यापार समझौते पर भी बातचीत हुई है। ये दोनों के बीच मुलाकात दोनों के बीच बेहतर संबंधों की निशानी है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताता हूं कि इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से भी मुलाकात हुई पीएम मोदी की। वो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए। प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रो की मुलाकात आप देख रहे हैं और मोदी का असर देखिए कि इस मुलाकात के बाद मैक्रो भी हिंदी में लिखने लगे। ट्वीट दिखाइए जरा उनका। मैक्रो ने हिंदी में ट्वीट किया, ये देखिए। ये मैक्रो का प्रधानमंत्री मोदी के साथ तस्वीर डाली है और हिंदी में लिखकर ट्वीट किया। जरा नजदीक आइए लेकर। ये हिंदी में ट्वीट जो आप देख रहे हैं ये प्रधानमंत्री को किया है। आइए पिलर ग्राफिक्स है, मैं आपको बताता हूं क्या ट्वीट किया गया है, वो देखिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लिखा इमैनुअल मैक्रो ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शांति के लिए हम एक ही एजेंडा साझा करते हैं। हम भारत की आगामी G20 अध्यक्षता के तहत इस पर काम करेंगे। यह लिखा इमैनुअल मैक्रो ने। और कुछ और मुलाकातें जो प्रधानमंत्री की हुई, आइए आपको वो दिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं एक और। अब आपको दिखाने जा रहा हूं मैं कि कैसे खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। जंग के मैदान में लिए चलते हैं। बाइडेन सोते रहे, पुतिन ने दाग दी मिसाइल। यह आप तस्वीर देख रहे हैं। बाइडेन को पता ही नहीं चला कि पुतिन 100 मिसाइलें दाग चुके हैं। जरा रिपोर्ट देखिए।
क्या पोलैंड पर मिसाइल हमले से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है? पोलैंड नेटो का सदस्य है और नेटो के सदस्य देश पर हमले का मतलब है पूरे नेटो पर हमला। तो क्या अब रूस और नेटो के बीच महाजंग होगी? यह सवाल और इसका ख्याल पूरी दुनिया को डरा रहा है। नेटो में अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देश हैं जो परमाणु संपन्न है। वहीं रूस के पास भी परमाणु बमों का जखीरा है। ऐसे में नाटो और रूस के बीच जंग नहीं, विश्व युद्ध होगा और यह इतना विनाशकारी होगा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो मिसाइल। बाइडेन सो रहे थे और इधर पुतिन मिसाइल दाग रहे थे और मिसाइल जाकर पोलैंड में गिर गई। ये देखिए सर, ये आप देख रहे हैं एक के साथ एक मिसाइलें, ऐसी 100 मिसाइलें, एक दो नहीं 100 मिसाइलें पुतिन ने दाग दी हैं। बाइडेन को सीधे आवाज की धमक शायद बाली में सुनाई दी। देखिए ये पुतिन ने रात को दागी मिसाइलें, क्यों दागी ये तो आपको बताऊंगा, लेकिन ये हिला देने वाली तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसमें से 2 मिसाइल पोलैंड में जाकर गिरी। अगली तस्वीर दिखाई जरा, अगली तस्वीर प्ले कीजिए। उसके बाद बाकायदा टीम पहुंची है वहां और टीम ने साइट पर जाकर जांच की है। पोलैंड की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, टीम के पहुंचने की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कहां पर ये मिसाइलें दागी हैं। जरा मैप प्ले कीजिए। ये मिसाइलें जो आप देख रहे हैं, रूस ने मिसाइलें दागी हैं यूक्रेन पर और 2 मिसाइलें रूस के यूक्रेन के पड़ोसी पोलैंड पर जा गिरी, जो कि पोलैंड नेटो का सदस्य है। तो आइए अब आपको बता रहा हूं हुआ क्या। हुआ ये कि बाइडेन तो डिनर में थे और डिनर के बाद सो गए और पुतिन ने क्या किया, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पोलैंड में 2 मिसाइलें आकर गिर गई। मिसाइल हमले में पोलैंड के 2 नागरिकों की मौत भी हो गई। पोलैंड के गांव में ट्रैक्टर पर जाकर मिसाइलें गिरी हैं। मिसाइल वाली जगह यूक्रेन की सीमा से 9 किलोमीटर दूर है। रूस ने यूक्रेन पर 100 मिसाइलें दागी हैं और रूसी मिसाइल से पोलैंड पर हमले की आशंका जताई जा रही है। यूक्रेन और पोलैंड ने इसके लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया है। S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से दागने का दावा किया गया है। रूस यूक्रेन दोनों के पास यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है और रूस के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है पोलैंड, जो आप मैप में भी अभी देख पा रहे हैं कि पोलैंड कहां पर है। अगर रूस यूक्रेन पर मिसाइल हमला करता है, तकनीकी खामी होने पर मिसाइल पोलैंड में गिर सकती है। क्या यह संभावना है? यूक्रेन से दागी गई मिसाइल भी पोलैंड में गिर सकती है। यह भी हो सकता है। पोलैंड पर हमले को लेकर शक की सुई यूक्रेन पर भी है और G20 का ध्यान युद्ध की तरफ लाने की कोशिश भी हो रही है। अगर मिसाइल के रूस में बने होने की पुष्टि हो जाती है, क्योंकि ऐसा कहा गया जो मिसाइल गिरी है यह रूस की मिसाइल है, तो रूस का नेटो से टकराव और ज्यादा बढ़ सकता है। जेलेंस्की ने हमले को युद्ध को बढ़ावा देने वाला बताया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने मिसाइल हमले से इनकार किया है और पोलैंड में मिसाइल हमले से रूस का कोई लेना देना नहीं है, उनका यह कहना है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे ही यह मिसाइल से हमला हुआ, पूरी दुनिया में हलचल मच गई, हड़कंप मच गया। दुनिया के बड़े बड़े देश इस पर रिएक्शन देने लगे। दुनिया ने क्या कहा जैसे ही पुतिन ने पोलैंड में मिसाइल दागी है? अमेरिका ने कहा पोलैंड के साथ वो मजबूती से खड़े हुए हैं। यूक्रेन ने कहा नेटो क्षेत्र पर हमला एक गंभीर मामला है। फ्रांस ने कहा पोलैंड में हुए हमले पर हमारी नजर है। ब्रिटेन ने कहा हमले के बाद से सहयोगियों के हम संपर्क में हैं और लिथुआनिया ने कहा पोलैंड के हालात पर हमारी नजर बनी हुई है। स्लोवाकिया का कहना था रूस आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। रूस ने कहा पोलैंड पर मिसाइलें गिरने की रिपोर्ट गलत है। ये सबके रिएक्शन से आइए अब आपको सुनवाता हूं जेलेंस्की क्या कुछ कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। І, до речі, все це стане історичним покаранням, зокрема, і тієї системи, яка відправила танки до вас у 1968 році. और जैसे ही मिसाइलें दागी पुतिन ने, उसके फौरन बाद देखिए बाइडेन ने बैठक बुला ली। ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज यानी कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, जो G7 कंट्रीज है उनकी बैठक बाइडेन ने बुला ली। मिसाइलें दागने के बाद बाइडेन टेंशन में आ गए कि आखिर अब होगा क्या। आइए मैं आपको बताता हूं कि पुतिन से बाइडेन क्या डरे हुए हैं, क्या पुतिन से बाइडेन खौफजदा है और आखिर क्यों डरे हुए हैं, यह आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि पहली बार बाइडेन ने हथियार डाल दिए ऐसा लगा। ये जो आप देख रहे हैं, रूस ने यूक्रेन पर 100 मिसाइलें दागी
और रूस की 2 मिसाइलें पोलैंड में गिर गई। लेकिन सोचिए, पोलैंड नेटो का अहम सदस्य है। बार बार अमेरिका और नेटो कहते थे कि हमारी जमीन पर एक मिसाइल भी गिरी तो वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, हम बदला लेंगे। अब सब चुप हैं। उम्मीद थी कि बाइडेन सख्त चेतावनी देंगे, और हुआ क्या? बाइडेन ने कहा हमले में रूस के हाथ की संभावना कम है। सोचिए, अमेरिका के राष्ट्रपति जो सुबह शाम पुतिन को धमका रहे थे, वो अब कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये रूस ने नहीं दागी है, रूस की नहीं है। क्या बाइडेन पुतिन से टकराव से बच रहे हैं? हमले के बाद बाइडेन ने इमरजेंसी बैठक बुला ली फौरन, और बाली में G7 देशों की बैठक बुलाई गई है। हमले के लिए रूस को जिम्मेदार नहीं माना गया। इस बैठक में बाइडेन ने कहा अमेरिका जांच में सहयोग करेगा, और बाइडेन 6 बार जंग रोकने की पहले अपील कर चुके, परमाणु धमाके की धमकी भी दे चुके। बाइडेन ने पुतिन को तानाशाह तक बताया था, और नेटो की हर इंच जमीन की रक्षा का वादा किया था। अब 2 मिसाइलें गिर गई हैं, 2 नागरिक मारे गए हैं, और कह रहे हैं पुतिन ने नहीं मारी। पुतिन ने नेटो पर हमला किया तो जवाब मिलेगा, यह भी बाइडेन कह चुके हैं। और पोलैंड पर हमले के बाद बाइडेन के बयान पर सवाल उठ रहे हैं। आइए, लेकिन सवाल यह है, एक सवाल यह है कि आखिर पुतिन को गुस्सा क्यों आया, ये बताएं आपके लिए। जरा बाइडेन को सुनिए पहले। There is preliminary information that contests that. I don't want to say that till we completely investigate, but it is. It's unlikely in the minds of the trajectory that it was fired from Russia, but we'll see. We'll see. बाइडेन कह रहे हैं आशंका है कि हमले रूस से किए गए, लेकिन सवाल यह कि पुतिन को गुस्सा क्यों आया? G20 की बैठक में पुतिन नहीं गए। पुतिन को अपनी हत्या की आशंका थी, और अमेरिका के कमांडो उन पर हमला कर सकते थे, इस बात का गुस्सा था। पुतिन के पूर्व सलाहकार सर्गेई का दावा है, और पश्चिमी मीडिया ने भी सवाल उठाए। खरसन से रूस की वापसी पर भी सवाल उठाए गए, और पुतिन के पुराने साथियों ने भी सवाल उठाए हैं। पुतिन युद्ध हार रहे हैं जैसा माहौल बनाया गया, इसलिए पुतिन ने यह जवाब दिया। 100 मिसाइलों से पुतिन का जवाब है दुनिया के उन देशों को जो पुतिन को उकसा रहे हैं। पुतिन ने एक तीर से कई निशाने साध दिए हैं, और यूक्रेन में वही होगा जो पुतिन चाहेंगे। पुतिन ने रूस में विरोधियों को भी मैसेज दे दिया है। पुतिन ने अपनी ताकत का एहसास कराया है इस बड़ी बैठक के दौरान। बहरहाल, पुतिन ने दिखा दिया है कि वो क्या कर सकते हैं। ये भारत की बात है, मैं इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।